Hello and good evening, everyone. This is Pia Sharma, and from today onwards, I took this initiative of Tea Point. टी पॉइंट एक ऐसी जगह होने वाली है जो हर संडे को किसी न किसी यूट्यूबर के साथ एक टॉक शो लेके आएगा। यानी कि मेरा ये इनिशिएटिव है कि मैं किसी न किसी यूट्यूबर के साथ मिलके आप सभी के लिए ये टॉक शो लेके आऊँ, जिसका नाम है टी पॉइंट। एंड मेरी तो चाय रेडी है, आपकी रेडी है क्या? एनीवेज, तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि आज का जो टॉक शो है वो है दिनेश टॉक्स के साथ, जो कि बहुत ही पॉपुलर यूट्यूबर है। और अगर आप उन्हें नहीं जानते हैं, जैसे कि मेरे फॉलोअर्स ऑफ कोर्स नहीं ही जानते होंगे उनके बारे में, बिकॉज मोस्टली जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यूट्यूब को कम। तो मैं आप सभी को बता दूं कि लाखों के व्यूज़ अपने इंफॉर्मेटिव यूट्यूब वीडियोस में कमाने वाले में से एक है दिनेश टॉक्स। तो अब वक्त हो चुका है कि ज़्यादा टाइम ना लूं और बुलाऊं यहाँ पे दिनेश टॉक्स को। सो आई एम जस्ट गोइंग टू सेंड हिम इनवाइट टू ज्वाइन। सो बस कुछ ही देर है उनके यहाँ ज्वाइन करने में, तब तक मैं अपनी टी सिप कर लूं। और अगर हेलो नमस्कार हेलो हेलो। एंड वेरी वेरी कैसे हैं वार्म भैया? वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं कैसे हैं तो आप? ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं। और जैसा कि मैं अपने फॉलोअर्स को और आपके फॉलोअर्स को ये बता रही थी कि आप यूट्यूब हम्म पे बहुत नाम कमा चुके हैं बहुत ही कम टाइम में, और वी हम्म। विश कि आप आगे इसी तरीके से बनते रहे। बहुत रिसेंटली ही इनके 6 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पे। उसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन दिनेश जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और जैसे कि हम सभी देख सकते हैं कि पीछे आपका वो सिल्वर जो बटन हाँ है वो नजर आ रहा है ये फ्रॉम एक्चुअली, यूट्यूब। हाँ ये एक्चुअली जब ये 1 लाख पूरे होते हैं सब्सक्राइबर तब मिलता है। बट हाँ जी। मेरे जब हुए थे तभी 1 लाख से ज्यादा 3 लाख पे पहुंच गया था सडनली। तो आप ओ, समझ सकते हो, मतलब मैं 1 लाख की खुशी नहीं मना पाया। जी ये जी जी। सडन हुआ था उस टाइम पर। आपको पता होगा शायद, रानू मंडल का जब टॉपिक आया था तो मैंने कवर किया था हाँ। और बहुत ओके। ट्रेंडिंग टॉपिक था। तो वो टाइम पे हम्म। मेरे 1 लाख से कब 3 लाख हो गए मुझे भी नहीं पता चला। चलिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और वैसे एक बार फिर से आज आज के दिन पे आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत ही खास है, पूछिए क्यों? क्यों क्यों? क्योंकि आज दुनिया का आखिरी दिन है। सभी का यही कहना है कि आज दुनिया का आखिरी दिन है। आज सोलर इक्लिप्स भी था, और उसके हम्म। अलावा आज को आखिरी दिन बोला जा रहा है। आज योगा डे भी है, आज फादर्स डे भी है, आज म्यूजिक डे भी है। पता नहीं कौन कौन सा दिन है आज। सारे आज संकट आज तो ही है। सारे संकट आ दिए हैं। और संकट का निवारण करने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, वो है फादर, यानी कि फादर्स डे भी आ जाए। सही बात है। हाँ ये तो है। लेकिन मैंने आज अपने फादर की फोटो वगैरह कहीं नहीं शेयर की, क्योंकि जनरली क्या करते हैं ना, जी। लोग अपने फादर से तो बात करते नहीं है, बट वो और उनकी इंस्टाग्राम पे फोटो ही डाल देते शेयर हैं कि कर, हाँ जी हैप्पी फादर डे। बट मैंने डायरेक्ट पिताजी को फोन किया और उनको ही मैंने उनको विश किया। बधाई दी, बस यही किया। आई विश आई हैव दिस कॉलिंग सिस्टम फॉर हेवन। मेरे अरे पापा वहां पे हैं। काश मैं उनको वहां रेस्ट कॉल इन पीस। करके बोल सकती होती कि हैप्पी फादर्स डे। सो आई मिस कर मिस रहे हिम अ होंगे आप। लॉट। आई मिस हिम हाँ अ लॉट, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि जो आया है हाँ, उसे एक ना एक दिन जाना उनको कोई पड़ेगा। रिप्लेस नहीं इट्स अ कर सकता है। साइकिल। हम्म। जी आपका अब जी। कनेक्शन थोड़ा ब्रेक हो रहा तो है। चलिए अब, हाँ जी, आपकी वॉइस थोड़ी सी ब्रेक कनेक्शन हो थोड़ा रही है वो हो रहा दिनेश। है। हाँ ब्लर हो रहा है, ब्लर हो रहा है। थोड़ा इंटरनेट का हाँ। स्पीड का लग रहा है, दिक्कत है। आर यू गेटिंग माई पिक्चर? अभी आ रही है, हाँ मेरा पिक्चर ठीक वीडियो है, आ रहा है आपको? वॉइस भी है बीच बीच में। हाँ हम्म बीच बीच में थोड़ा सा रुक रहा है बस। यस, स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, अब ठीक आ रहा है। हाँ जी। तो यस। स्टार्ट करते हैं आपके लेटेस्ट वीडियो से। आपका लेटेस्ट वीडियो मैंने कल रात को देखा, तो उसके बारे में हम्म। डिस्कस करना चाहूंगी। आपने ओके। उसमें काफी सारे टॉपिक्स कवर किए। और एक शख्स है, पॉलिटिशियन है। सबसे पहले मैं हम्म। उनके बारे में जानना चाहूंगी जो उन्होंने जिनकी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है वो लीक हुई है। करेक्ट। उसके बारे हम्म में आपने वीडियो बनाया। हिंदुस्तानी हम्म भाव भी उन्होंने खूब जम के उनकी ली है क्लास।
तो उसके बारे करेक्ट। में कुछ डिटेल्स बताइए। हाँ, तो उनका नाम जाकिर हुसैन है, कारगिल से हैं पार्षद कांग्रेस हम्म के। इसके हम्म ऊपर मुझे नहीं पता था, जब हिंदुस्तानी भाव का वीडियो देखा मैंने फिर मुझे पता चला कि कोई वॉइस रिकॉर्डिंग आई है। हम्म तो उनकी जो पूरी बातें थी वो सुन करके मेरा माथा मतलब आउट हो गया कि ये क्या, मतलब किस तरीके से चल रहा है। और हम्म। ये चीजें उनके आपस की बात है, दो लोगों की बात है। तो जी। इससे ये पता चलता है कि कॉन्स्पिरेसी लेवल कितना हाई है पीछे, यानी पीठ हम्म पीछे कितना चल रहा है जो एक्सपोज हुआ। तो ये तो हम्म केवल एक आदमी सामने आया है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे भारत के टुकड़े कर दें, किस तरीके से चीजों को, मतलब हम्म उनका मिशन है वो। तो मिशन में लगे हैं, लेकिन जितने इंडियंस हैं जो इंडिया को चाहते हैं इंटेग्रिटी रहे, वो हम्म। ऐसे लोगों को हमेशा एक्सपोज भी करते रहेंगे और इनको बेनकाब करके रोड पे भी लाएंगे। तो हम्म। ये मतलब उनको समझ में आ जाएगा कुछ टाइम बाद, जैसे हिंदुस्तानी भाव ने उनको अच्छे से जवाब दिया। बट हमें पता है हमारी आर्मी सक्षम है, सब कुछ कर ही रहे हैं, एक्शन ले ही रहे हैं। हम्म बट इनको उस तरीके से जवाब भी देना चाहिए जैसा हिंदुस्तानी भाव ने दिया था। हम्म। मानता हूं उसमें बहुत सारी गालियां थी, जो कुछ चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा बोल दी, वो भी मुझे लगा कि उनको थोड़ा रुकना चाहिए था। क्योंकि वो उस बंदे को भले बोल रहे थे, लेकिन उसका असर बहुत सारे लोगों पर ये हो रहा था कि ये बंदा फालतू में इतनी गालियां दे रहा है जो नहीं होना चाहिए। उनका मैसेज खराब हो गया। मतलब जी जहां तक मुझे मेरे व्यूअर्स ने भी बताया, क्योंकि कल मैंने जो वीडियो डाला था, जनरली मैं गाली नहीं करता अपने उसमें, जी जी बट जी। वो रही, तो लोगों ने उस चीज को नोटिस किया बजाय उनके मैसेज को। तो हम्म। हिंदुस्तानी भाव से भी रिक्वेस्ट करूंगा मैं, पता नहीं वो वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे, बट थोड़ा सा गाली अगर कम करेंगे ना तो उनका मैसेज क्लियर जाएगा, उनका मैसेज दब जाता है। लोग उनको ये बोलते हाँ हैं ये मतलब गाली देता है उनका बंदा, एक वो वो नहीं होना चाहिए। स्टाइल स्टेटमेंट ही हो चुका है कि बिना गाली दिए ये बात ही नहीं करेंगे। करेक्ट। कभी तो ना वो कभी मुझे उनको मौका थोड़ा मिलेगा तो मैं हिंदुस्तानी भाव को भी ऐसे ही यहाँ पे कॉन्वर्सेशन में लाऊंगी और उनसे रूबरू करूंगी और दिखाऊंगी कि जनता क्या चाहती है आपसे और आप क्या डिलीवर कर रहे हैं। करेक्ट। उनका मैसेज अच्छा है, वो दिल के अच्छे हैं, वो हम्म। काम अच्छे कर रहे हैं अपने आप को, लाइफ उनकी जो आप देखेंगे वो बहुत लोगों की सेवा भी कर रहे हैं, प्लस जी देश की सेवा में केवल बोलते नहीं है, करते भी हैं, एक्शन भी लेते हैं। जी जी लेकिन जी। वही है कि उनको जो प्रेजेंटेशन है ना, हम्म। उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गालियां ही देना उनका मकसद नहीं है, उनका मकसद है मैसेज देना। तो मैसेज वो देना। मैसेज दें तो ज्यादा उनका मतलब एक तरीके से एक्सेप्टेंस हो जाएगी। कई लोग उनको हम्म इसलिए नहीं सुन रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनको सुनना इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि गालियां हैं, और वो उस चीज को समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि मैं गाली देता हूं तो क्या हो गया, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा हम्म कि उनका मैसेज दब रहा है। वो मैसेज नहीं दबना चाहिए, वो अच्छा मैसेज देते हैं। हम्म। तो ये और मुझे लगा था। हाँ इसी के साथ मैं एक और टॉपिक भी यहाँ पे छेड़ना चाहूंगी, एकता कपूर का जो टॉपिक बहुत ही मतलब गर्मा गर्म रहा है एकता कपूर का। और हिंदुस्तानी भाव ने उनके ऊपर एफआईआर भी कराई है और भी हम्म। आर्मी के लोगों ने उनपे एफआईआर कराई है, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप। देखो, एकता कपूर पे जो एकता कपूर के काम है वो पहले से, मतलब हम्म आज से नहीं है, ये तो अभी पकड़ में आ गया। जैसे कहते हैं ना, हम्म चोरी पकड़ी गई, जो ज्यादा हम्म हाईलाइट हो गई। बट वो हम्म पहले से बहुत ही क्रीपी माइंड के साथ अपने कंटेंट बना रही हैं। आप बहुत टाइम से गौर करेंगे, जब से उनका कैरियर स्टार्ट हुआ है तब से हम्म उन्होंने बहुत सारी जुगत लगाई कि किस तरीके से पॉपुलैरिटी और वो सब चीजें हासिल किए जाए। भले जो इंडियन फैमिलीज हैं जहाँ पे सास बहू का हम्म जो कल्चर है, उस कल्चर को उन्होंने ऐसे पेश किया कि वाकई में घरों में लड़ाइयां शुरू हो गई है। बहुत बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां केवल सीरियल देखने के बाद जो बहू है या हम्म सास है उसके माइंड में वो चीज इम्पोज हुई। फिर उन्होंने हम्म घरों में तनातनी शुरू हुई, साजिश ये वो, तो ये कुछ चीजें उनके सीरियल की वजह से इम्पोज हुई है। फिर उन्होंने वो तो चलो किया, फिल्मों में लाए तो वहां वल्गैरिटी को प्रमोट किया। हम्म उनके इवन अपने हम्म भाई के साथ उन्होंने इतनी फिल्में की, क्या कूल है हम, उसके पार्ट बनाए, उसमें भी उन्होंने वल्गैरिटी को फुल प्रमोट किया। फिर वो इंटरनेट पे आई, हम्म। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, वहां भी उन्होंने वही सब काम शुरू किए। इंटरनेट पे तो तो मुझे मतलब लगता है वो जो एक्चुअली जो माइंडसेट रखती हैं हम्म। वो शायद उनको पेश करने का मौका मिल गया उस पे। करेक्ट। करेक्ट, मतलब वो अपने पता नहीं उनके माइंड में क्या चलता है, वो पब्लिक को या तो बेवकूफ समझती हैं, या वो फिर ये वो इस मेरे ख्याल से उनका माइंडसेट ये है कि पब्लिक यही देखना चाहती है, उनको यही दिखाओ। शी हैज अ डिफरेंट डिफरेंट करेक्ट। सेगमेंट्स ऑफ व्यूअर्स। सास बहू देखने वाला क्राउड अलग है, जो सीरियल्स है वो देखने वाला उन्होंने यूथ के लिए भी सीरियल्स बनाए हैं, उन्होंने सास हम्म। बहू के लिए भी सीरियल्स बनाए हैं, उन्होंने हम्म। हॉरर मूवीज भी बनाई हैं, उन्होंने डबल मीनिंग नॉनवेज डबल मीनिंग, जिसमें हाँ कॉमेडी हाँ। हो उस टाइप हम्म। की भी मूवीज बनाई हैं। तो मुझे लगता है हम्म। कि वो चाहती है कि हर एक एज सेगमेंट का जो व्यूअर है
उनकी चीजें हम्म। देखे, तो शायद इस वजह से वो इस चीज में है कि ऐसी ऐसी और जो मूवीज और ऐसे जो ऐसे ये चीज सीरियल्स। अभी इवेंट हुआ था, आर्मी वाला, आर्मी के ड्रेस वाला, हम्म। उसमें उनका एक्चुअली ईगो सामने आया। मतलब वो होता है ना कि पावरफुल इंसान होता है तो वो माफी क्यों मांगे, जी माफी मांगेंगे तो छोटे हो जी जाएंगे। मुझे लगता है जितने वीडियोस उस इवेंट के बाद, उनको हिंदुस्तानी भाव को जवाब देने की जरूरत नहीं थी। उनको डायरेक्ट पब्लिक को जवाब देना चाहिए था कि हाँ, ये पार्ट हमने ट्रिम कर दिया है, हटा दिया है, हम्म हमें नहीं पता था, या जो भी हमसे गलती हो गई है, हम इस चीज हम्म को मानते हैं। लेकिन उन्होंने ईगो दिखाया। उन्होंने इतने हम्म दिनों बाद एक openIndia.com है जिसके बारे में शेयर किया कि ये देखो, ये मेरा माफी हम्म हो गया। मतलब वो भी हम्म, उन्होंने इनडायरेक्टली, मतलब कहीं भी दिल से नहीं चाहा कि मैं माफी मांगू। तो ये जी मुझे लगा कि ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप कंटेंट क्रिएटर हो, फिल्में बनाते हो, अलग अलग सेगमेंट में बनाते हो, बट एटलीस्ट हम्म। कोई मुद्दा अगर पब्लिक के सेंटिमेंट को खराब कर रहा है तो आपको तुरंत आगे आना चाहिए कि भाई ये हमारा मकसद नहीं था और हाँ, हमने ये वी आर काम कर सॉरी दिया है। एंड हम नहीं करेंगे आइंदा से ऐसा, या हमसे गलती से हो करेक्ट। गया, व्हाटएवर, मतलब एक सॉरी नोट होना चाहिए था, नॉट सॉरी। लाइक कि आपकी टीम सॉरी मांग रही है और आप ऑनलाइन किसी भी साइट पे सॉरी बोल दे रहे हो। दैट इज नॉट लाइफ, दैट इज नॉट वर्बल। दैट इज नॉट। हम्म। और तो वो वो भी उन्होंने हम नहीं नहीं किया, जानते वो कि मिसिंग आपने था। बोला है कि नहीं बोला है, कि बस उन्होंने सिर्फ लिख दिया है। और आजकल आपको पता है कि जर्नलिस्ट जो भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बिक जाते हैं, आपको भी पता होगा। जो बिक जाते हैं, जी लाइक जी उनका जी पीछे से कनेक्शन होता है और वो छापते वही हैं जो वहां से मैसेज आता है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जी सुशांत सिंह राजपूत के केस में। मतलब जी, उससे बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी इसी बात बहुत पे सारी आने चीजें। वाली थी मैं दिनेश, हम्म। कि हम्म। अभी ये जो पिछला हफ्ता गया है ना, ये मतलब हम्म। सबसे ट्रैजिक वीक रहा है हमारे लिए, हम सभी हिंदुस्तानियों हाँ। के लिए, और सुशांत सिंह के फैन के हम्म। लिए, जो कि अ, मेरे खुद के भी फेवरेट है। मैं उनको फॉलो करती थी इंस्टाग्राम पे और ट्विटर हम्म। पे भी, और मुझे नहीं पता था कि कभी ऐसा हो जाएगा। मैंने उनके लिए बहुत कुछ लिखा उनकी इस न्यूज के बारे में, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, जिसपे ऑफ कोर्स मैं वीडियो हम्म। बनाऊंगी कुछ टाइम बाद। हम्म। और हम्म। लोगों को ये लगा कि मैं ज्यादा ज्ञान दे रही हूँ, या कहीं से मैंने जो भी मैं लिख रही हूँ वो मैंने कहीं से उठा के लिखा है, कहीं से उठा के नहीं, हम्म। बल्कि वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि अ, आप मेरे चेहरे से या मेरे प्रोफेशन से ये गेस नहीं कर सकते कि व्हाट आई हैव बीन हम्म। गॉन थ्रू। मतलब मेरे साथ जो हम्म। हो चुका है वो मेरा चेहरा बयान नहीं करेगा। हम शो हम्म। ऑफ बिजनेस में है, शो बिज में है, हम्म। तो सही हमें है। अपना वो साइड शो नहीं करना होता जो हम्म। एक्चुअली होता है। तो वो हमारे हम्म। पर्सनल लेवल पे रहता है। जो प्रोफेशनल लेवल पे रहता है, पीपल सी इट दैट वी आर हैप्पी, वी wear different kind of dresses, we wear different kind हम्म। of jewelry, we look good, हमारी लाइफ बहुत हम्म। हैपनिंग है, बहुत कुछ है। हम्म। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होता है। खैर, ये जो हम्म। डिस्कशन है ये तो मैं आराम से फैंस एंड फॉलोअर्स के साथ करूंगी। यहाँ पे मेरा हम्म। मुद्दा ये था कि सुशांत सिंह राजपूत जो नेपोटिज्म के बेसिकली बोला जा रहा है कि शिकार हुए हैं, हम्म। उनको बॉयकॉट किया गया है बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस से। उसके हम्म। अलावा अभी यहाँ पे एकता कपूर को फिर इसमें घसीटा गया। आपको शायद पता हाँ। होगा कि एफआईआर करेक्ट, कराई गई करेक्ट। है सलमान खान के ऊपर, एकता कपूर के ऊपर, उसके हम्म। अलावा चोपड़ास करण के जौहर। ऊपर एंड हम्म। करण जौहर के ऊपर। सो हम्म। इसमें कहां तक वो लोग जिम्मेदार हैं? आप प्लीज इस पे थोड़ा लाइट डालिए। एक्चुअली मुझे क्या लगता है कि वो जिम्मेदार डायरेक्टली भले नहीं है। मतलब अगर मान लीजिए कोई किसी भी वजह से, लाइक मतलब मैं एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, और हम्म मुझे लगा कि अब मैं आत्महत्या कर लेता हूं, और मैंने कर ली। हम्म तो हम्म अब इसका जिम्मेदार मेरा बोर्ड नहीं है जिसने मुझे, या तो टीचर जो है उन्होंने मुझे फेल किया, वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे केस थोड़ा डिफरेंट है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत का सलमान खान से क्या लेना देना, या फिर करण जौहर से क्या लेना देना, उसका क्या मतलब रोल है। जी जी भले ही उसका रोल नहीं है, अब उनको वैसे टारगेट करना भी नहीं चाहिए कि उसकी मौत का डायरेक्ट जिम्मेदार वो नहीं है, ठीक है। लेकिन हम्म। जो पॉइंट उठे हैं, मतलब वो बॉलीवुड को लेकर उठे हैं, बॉलीवुड के माहौल को क्लियर करने के लिए उठे हैं। मतलब इन लोगों ने एक बॉलीवुड माफिया बना के रखा हुआ है। और ये बॉलीवुड का चाहे अंदर का आदमी हो, चाहे बॉलीवुड के बाहर का आदमी हो, ये बाहर से क्लियरली देख सकते हैं हम लोग कि वह ये वाकई में दिख रहा है। और इसमें तीन नाम बहुत ज्यादा निकलते हैं हर बार। मतलब आप एक एग्जांपल आज सुनेंगे तो एक साल बाद फिर से सुनाई देगा। जी जैसे जी करण जौहर, सलमान खान है, एकता कपूर, ये तीनों एक माफिया की तरह वाकई में काम करते हैं, बुलीज हैं, जो वाकई में कुछ कुछ टाइम बाद इनके नए नए किस्से सामने आते रहते हैं, जो पता लगता रहता है बाहर के लोगों को भी ये हो रहा है। लेकिन जो अंदर काम कर रहे हैं वो क्लियरली उनको कई सालों से देख रहे हैं, इनका बिहेवियर ऐसा ही है।
यानी ये जैसे अपने यार दोस्त जो भी होते हैं, जो इनकी जुरी करेगा, जो इनके साथ अच्छे से व्यवहार करेगा, ये उसको फिल्में देंगे, ये उसको सब कुछ देंगे। मतलब जो जरा सा भी बोलेगा इनके खिलाफ, जरा सा भी, मतलब कुछ भी ऐसा लगेगा कि ये या तो अपना इंटेलिजेंट ज्यादा दिखा रहा है, या फिर इसको मतलब हवा लग गई है ऐसा, तो उसको साइडलाइन करते हैं, अपनी फिल्म से भी करते हैं, दूसरे को भी कहते हैं कि तुम अपनी फिल्मों से इसको हटाओ। और ये बहुत अच्छे अच्छे एक्टर को आपने बॉलीवुड से जाते हुए देखा होगा, और बॉलीवुड तो क्या मतलब एक्टर तो छोड़िए, सिंगर्स को भी जाते हुए देखा होगा आपने। बहुत सारे सिंगर भी हाँ जी। आउट हो गए, आउटडेटेड हो इस गए। टॉपिक पे सोनू निगम सर ने और कंगना रनावत ने, कंगना रनावत का तो मैं सुन के हैरान होगी, उन्होंने तो डायरेक्टली हत्या बोल दिया कि सुशांत सिंह की हत्या के पीछे इनका हाथ है, ये है वो है, हाँ जो हाँ भी हाँ। उन्होंने बोला। डू यू थिंक हम्म। कि ऐसा शब्द इस्तेमाल करना जायज है? नहीं, डायरेक्ट जो कह रहे हैं ना, वो उससे मैं सहमत नहीं हूं कि डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो मुद्दा है, अब मैं आगे इसको यूट्यूबर से टिकटॉक से मिलाऊं। लोग कहते हैं कि यूट्यूबर से टिकटॉक की निगेटिविटी क्यों दिखा रहे हो, क्यों बात कर रहे हो, और या पब्लिक को कह रहे हैं कि ये गुस्सा क्यों है। हम्म। उनको ये शायद भूलना नहीं चाहिए कि टिकटॉक को बहुत टाइम से लोग अंदर अंदर एक निगेटिविटी की तरह देख रहे थे, क्योंकि टिकटॉक के जो क्रिएटर थे ना, जो खास तौर पे फेमस थे, वो उनको क्रिंज दे रहे थे, बहुत ज्यादा उनको इरिटेशन दे रहे थे बहुत टाइम से। जब वो इरिटेशन भर गई तो ये जो मुद्दा आया यूट्यूबर से टिकटॉक वाला आमिर सिद्दीकी के जी बाद, जी वो जी उनको जी। एक तरीके से ट्रिगर कर गया, तो फायर इनफैक्ट कर मैं गया। और आपको बताऊं दिनेश जी, हम्म मेरा यूट्यूब पे वीडियोस देखना ज्यादा बढ़ गया है इस मुद्दे की वजह से। ऑल्दो मैं भी टिकटॉक पे हूँ और हम्म मैं बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ। मेरा मेरा पर्पस सिर्फ ये रहता है कि मैं अपनी ऑडियंस से, अपने व्यूअर्स से, अपने फैन से कनेक्टेड रहूं। हम्म। कुछ ना कुछ उनको नया देती रहूं। मैं फोटोग्राफ्स तो जी हाँ अब जी। अब शोज हो नहीं रहे हैं, तो मैं फोटोग्राफ्स अब वो रोज दिन रेडी होके फोटो खिंचवाना तो इट्स लाइक a big task when you are at home। बिग टास्क। तो मुझे ये लगता है कि चलो रेडी हुए हैं तो एक दो टिकटॉक बना लिया और उसी को ही 2-3 दिन पोस्ट कर दिया। बट इतना ज्यादा रेज हो जाएगा। और यूट्यूब और टिकटॉक वर्सेस जो यहाँ पे फाइट रही है, लड़ाई वो है। बहुत ही बड़ी हो गई है। अभी भी लोग इस बारे में डिस्कस करते हैं। उसका तो कारण क्या वही है बोलना ना कि चाहेंगे? लोगों की इरिटेशन लेवल बढ़ गया था। वो इरिटेशन लेवल कहीं ना कहीं तो निकलना था। जो गुब्बार होता है ना, जब इंसान, आपने देखा होगा अपनी जिंदगी में भी, किसी इंसान को बार बार कुछ इरिटेशन रहती है तो एक दिन वो फटता ही है ना। तो वही हम्म। फटे हैं लोग, और उसी का जो थोड़ा सा गुस्सा, इतना फायर निकला, ऐसा सडनली नहीं हुआ ये। तो ये हम्म। मुद्दा मिल गया लोगों को बोलने का। और सेम थिंग लोगों को अभी बोलने सुशांत का सिंह एक राजपूत और का। मुद्दा भी मिला है। एक और मुद्दा भी हाँ मिला है कि यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की लड़ाई में काफी सारे यूट्यूबर्स को व्यूअर्स गेन हुए हैं। हाँ, मुझे मिले हैं, मुझे बहुत सारे व्यूअर्स मिले हैं, बहुत ज्यादा। मतलब मेरे चैनल की ग्रोथ आप 1000 गुना कह सकते हो। जब मैं पहले न्यूज देता था, आपने मेरे चैनल को अगर आप देखोगे, तो मैंने जी स्टार्टिंग जी में जी बायोग्राफीज वगैरह अपलोड करता था। धीरे जी। धीरे फिर मैंने और भी चीजें कवर की, सिंगर्स की अपडेट मैंने कवर करनी शुरू की। फिर उसके बाद रानू मंडल का टॉपिक आया, फिर रानू मंडल का टॉपिक के बाद मैंने, मतलब जितने ट्रेंडिंग टॉपिक थे, मैंने कोशिश की कि कवर करता रहूं। और यूट्यूबर से टिकटॉक ने मुझे बहुत ही अच्छी ऑडियंस दी है, जो प्यार करती है बहुत ज्यादा। क्योंकि कई लोग तो चलो हेट करते हैं, जिनका हेट का इसलिए होता है कि वो व्यूज को देख करके चिढ़ते हैं, मतलब उनको उससे चिढ़नी है, मेरे कंटेंट से चिढ़नी है, या मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं उससे कोई चिढ़ नहीं है। उनको व्यूज से चिढ़ है कि ये व्यूज ज्यादा क्यों दिख रहे हैं, वो नंबर से चिढ़ है। क्योंकि वो जी। एक्चुअली क्या है कि मान लो मैंने कैरी मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया, दूसरे ने भी कैरी हम्म। मिनाटी के ऊपर वीडियो बनाया, कैरी मिनाटी के ऊपर उसका वीडियो 20 व्यू लाता है, मेरा वीडियो हम्म। 2 लाख व्यू लाता है, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि मेरा भी कैरी मिनाटी वाला वीडियो इसके बराबर क्यों नहीं है, फिर मैं इससे चिढ़ूंगा। जी कुछ जी लोग जी। हैं जो अभी मेरी इन्फॉर्मेशन। हाँ। यूट्यूब के टॉपिक पे वापस आएंगे। यहाँ पे मैं आपसे एक हम्म बात और पूछना चाहती हूँ। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, क्या ये अलाइक हम्म। है आउटसाइडर वर्सेस नेपोटिज्म के? नहीं, मतलब यूट्यूबर से टिकटॉक को आप ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है, दोनों के दोनों। यहाँ जी पर जी कोई भी जी। आ सकता है। कोई ये कहता है ना कि कई लोग पता क्या कहते हैं, टिकटॉक गरीबों का प्लेटफॉर्म है, मतलब गरीब वहां पर वीडियो अपलोड कर सकता है, और यूट्यूब जो है वो अमीरों का है। सबसे पहले तो ये हटा देना चाहिए कि वीडियो कोई भी बना सकता है। आपको एक कैमरा चाहिए, कैमरे वाला मोबाइल चाहिए, जिससे आप शूट कर सको और आप वीडियो बना सको। जस्ट आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है, ठीक है। हम्म। और टिकटॉक में क्या है, टिकटॉक में आपके पास उनके गाने, उनके ये सब म्यूजिक वगैरह सब यूज कर सकते हो, तो हम्म। इसीलिए वो थोड़ा इजी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर गरीब और अमीर का कोई खेल है। यूट्यूब भी फ्री में अपलोड करने देता है वीडियो, आप फ्री में जाके अपलोड करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके अंदर अगर पब्लिक को खींचने की क्षमता होगी तो आप कैसे भी खींच लोगे, है ना। आपको ना जी माइक जी की जी। जरूरत पड़ेगी ना कुछ करेगी, आप कैमरे से भी बना सकते हो। पब्लिक आपके पूरी पर्सनालिटी को देखती है कि आप क्या बता रहे हो, कैसे आप अट्रैक्ट कर रहे हो, जोड़ रहे हो अपने साथ। तो अमीर गरीब के जी हिसाब से नहीं होता। अब यूट्यूबर से टिकटॉक और नेपोटिज्म का जो खेल है वो कैसा है, लाइक जैसे कंपनी है, कंपनी में जी अगर बॉस ने किसी मैनेजर को रखा, मान लेते हैं, ठीक है, जो कंपनी जी का बॉस है उसने मैनेजर को रखा। अब मैनेजर अपने बेटे को वहां पर कोई पोस्ट पे रख देता है, जबकि उसका बेटे ने वो, मान लो जो कोई कंप्यूटर साइंस का कोई कोर्स नहीं किया, लेकिन उसको कंप्यूटर की जॉब में बैठा दिया। लेकिन जो टैलेंटेड बंदा था उसको उसकी जॉब नहीं दी। और ऐसे ही करते करते जितने भी बॉस के नीचे लोग थे सबने ऐसे ही भरने शुरू कर दिए। तो जो बाहर के टैलेंटेड लोग थे वो अंदर नहीं आ पा रहे। तो ये है नेपोटिज्म बॉलीवुड का, क्योंकि उन्होंने अपना घर जैसा बना लिया बॉलीवुड। जबकि बॉलीवुड क्या है, एक पब्लिक का ही प्लेटफॉर्म है, पब्लिक को ही डिलीवर करते हैं वो फिल्में। जैसे कि करण जौहर का मैं देख रहा था, वो कहता कि मैं अपनी फिल्म में किसी को भी हायर करूं, मेरी मर्जी। बिल्कुल सही है कि वो प्रोड्यूसर है, उसकी मर्जी, उसका पैसा है, वो किसी पे भी लगाए। लेकिन वो ऐसा माहौल ना बनाए, क्योंकि माहौल बहुत बड़ी चीज है। जो वो पब्लिक ने ही बनाया उसको, अगर वो प्रोड्यूसर है और वो उसकी फिल्में हिट हो रही हैं तो उनको पब्लिक ने ही बनाया है, उनकी फिल्में हिट पब्लिक ने ही कराई है। तो पब्लिक के सेंटिमेंट को, यानी आप जबरदस्ती के चेहरे उनके सामने थोप रहे हो। यानी पब्लिक को आप जबरदस्ती चेहरा दे रहे हो कि भाई ये इनका बेटा है तो देखो इसको, ये इनकी बहन है तो इनको देखो। मतलब जबरदस्ती आप थोप रहे हो, सीधी सी बात। आपके पास रीच है, आप पावरफुल हो कि आपको ज्यादा सिनेमा मिलते हैं, ज्यादा ज्यादा स्क्रीन मिलती है रिलीज करने के लिए, और किसी दूसरे प्रोड्यूसर को कम स्क्रीन मिलती है। जैसे कि कंगना ने बोला था कि मेरी फिल्मों को कम स्क्रीन देते हैं और मेरी फिल्म को फ्लॉप करवा देते हैं। तो ये साजिश जो है ना, ये सारी चीजें नेपोटिज्म को बहुत भयानक बनाती हैं। तो ये जितने भी लोग हैं टैलेंटेड, उनका रास्ता ब्लॉक करती हैं। तो ये नेपोटिज्म का गलत तरीका है। अगर अच्छा है, जैसे कि कपूर खानदान है, कपूर खानदान के जितने भी लोग हैं ज्यादातर टैलेंटेड हैं। आपने देखा होगा शुरू से लेकर लेगेसी आप देख लीजिए, रणवीर कपूर तक सभी लोग टैलेंटेड हैं। मतलब अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऑडियंस बनाई है, लोगों का प्यार लिया। लेकिन जी। कुछ ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती अपने बच्चों को थोप रहे हैं पब्लिक में कि ये देखो इनको, और एक मौके नहीं कम से कम 20 फ्लॉप फिल्में दे रहे हैं, लेकिन तब भी वो बार बार नजर आ रहे हैं। इतनी देर में किसी टैलेंटेड को अगर 2 फिल्में भी दे देते ना, तो हो सकता है वो उसका कैरियर बन जाता। लेकिन ये दूसरे का कैरियर रोक रहे हैं, दूसरे को या तो फोन करते हैं या क्या करते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं लॉबी बना करके आउट करवाते हैं फिल्मों से दूसरे लोगों को, और मुझे मुझे अपने ये बच्चों लगता को है कि उनको मतलब लाते हैं। इसमें सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर का ही सिर्फ हाथ नहीं है, बल्कि पब्लिक का हम्म। भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ है। क्योंकि जब करेक्ट। पब्लिक को ऑप्शंस नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो यही मूवीज ही देखने जाएंगे। तो इन करेक्ट। लोगों को मेरे ख्याल से हर एक को चांस देना चाहिए। एवरीवन, हम्म। देयर इज सो मच ऑफ टैलेंट। मैं कभी सोचती हूँ तो मैं खुद घबरा जाती कि भैया मैं तो कहीं पे भी नहीं जा सकती, मैं जो कर रही हूँ उसी हाँ। में ही हो क्यों, क्योंकि मेरे में हाँ। इतना स्ट्रगल करने की हिम्मत नहीं है। मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ का स्ट्रगल कर चुकी हूँ। और आप हम्म। आपके बड़े सारे मैसेज आ रहे हैं, लव फ्रॉम हाँ। उत्तराखंड एंड ऑल। तो आप सभी को लव यू बताऊं कि दोस्तों जो भी। उत्तराखंड से हैं और पुणे में रहते हैं दिनेश जी, और बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके फैंस और फॉलोअर्स जो हैं वो मैसेज छोड़ रहे हैं उत्तराखंड से। लव यू जो तो भी मेरे फैन दोस्त, फैन तो मैं किसी को नहीं कहता, सब मेरी फैमिली का हिस्सा है। और सभी मेरे अच्छे वेल विशर हैं ज्यादातर लोग तो। और और बहुत सारे वो मुझे मैसेज आ रहे जानते हैं हैं कि मतलब। बॉयकॉट, बायकॉट चाइना प्रोडक्ट्स, ये बहुत सारे मैसेजेस हाँ आ रहे हैं। देखो, तो डू यू थिंक कि इसमें जो थोड़ा। हमारी सरहद पे हुआ है, जो हमारे 20 हम्म। जवान शहीद हुए हैं, शहीद हुए। और अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करें तो ये कहाँ तक हेल्प कर सकेगा? हाँ करेगा, लेकिन एक्चुअली कई लोग ना ब्लाइंडली बोल रहे हैं कि चाइना प्रोडक्ट को बैन करो और हो जाएगा काम ऐसा वैसा। लेकिन वो ये, और वो अगर मान लो मैं बोलता हूँ कि चाइनीज प्रोडक्ट को बैन करो, तो मैं जिस फोन से कर रहा हूँ वो भी चाइना से आया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं, लोग सीधा फिर ताने मार रहे हैं, और फिर ताने से ना बात खत्म हो जा रही है। मतलब वो फिर और मैसेज उसके बाद कहीं ये जा नहीं कर रहा। रहे हैं कि रेडमी का फोन जो है वो 90 सेकेंड्स में बिक जाता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। हाँ। तो अब क्या है, इसमें जैसे कि सोनम वांगचुक है, जो कि आपको पता ही होगा, लद्दाख में रहते हैं, सोशल मतलब वर्कर हैं, इंजीनियर रह चुके हैं, यानी उनके वो जी थ्री जी जी। थ्री इडियट फिल्म बनी थी। उन्होंने बहुत सही मैसेज दिया जो थोड़ा लॉजिकल है, क्योंकि वो टेक्निकल माइंड से उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने बोला था 1 हफ्ते के अंदर आप अल्टरनेटिव कोई ढूंढिए, कोई भी आप ऐप यूज करते हैं
उसका एक हफ्ते के अंदर उसका रिप्लेसमेंट देखिए कि कोई और ऐप आपका वो काम कर सकती है ना, तो रिप्लेस कर दीजिए। और जिसपे नहीं रिप्लेस हो सकता उसको यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे। जी जी फोन आप यानी फोन या हार्डवेयर कोई भी 1 साल में आप रिप्लेस कर दीजिए। जी। तो कहने का मतलब 1 साल बहुत लंबा टाइम होता है उसमें। मान लो मैंने ये फोन खरीद लिया जिससे मैं अभी लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, ये चाइना हम्म। का है। अब मैं जी इसको तो फेंक नहीं सकता क्योंकि इसके पैसे तो जा चुके हैं चाइना को, मतलब चाइनीज जी कंपनी को मैंने जी दे दिए, खरीद खरीद लिया। अब मैं ये बेवकूफ हूंगा कि मैं इसको तोड़ के फेंक दूंगा, क्योंकि मैंने इस पे पैसे खर्च कर लिए, वो पैसे जा चुके। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट फोन खरीदने जाता हूं तब मुझे थोड़ा दिमाग में रखना चाहिए कि क्या मैं अगर कोई दूसरा फोन इससे बढ़िया स्पेसिफिकेशन वाला अगर मुझे मिल रहा है तो मैं उसको हम्म खरीद लूं या नहीं खरीदूं, मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए। भले ही 100% नहीं होगा, लेकिन अगर हमने इस चीज पे 30% भी असर डाल दिया ना, तो हो सकता है हम्म कई ऐसी कंपनियां हैं, इंडिया तो वैसे भी बहुत सारी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनियां हैं, उनकी नजर पड़ेगी कि भाई चाइना के प्रोडक्ट को लोग बाइकआउट कर रहे हैं, तो हमें इसका ऑप्शन देना चाहिए। पहले क्या हो रहा था कि चाइना वाले बहुत डोमिनेट कर रहे थे मार्केट में, उनके प्रोडक्ट धड़ाधड़ आ रहे थे और हर सेक्टर जी में आ रहे थे। तो उन्होंने जी क्या उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई। तो अब बड़ी कंपनियां जो इंडिया की हैं, टाटा है, रिलायंस है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, विप्रो है, हम्म ये कंपनियों की नजर पड़ेगी कि अभी हमारे पास मार्केट है, तो फटाक से हाँ प्रोडक्ट जी देते हैं। थोड़ा सा हो सकता है महंगा पड़े, यानी अगर वो 100 रुपए का मिलता था चाइनीज प्रोडक्ट, तो ये 120 का देंगे, थोड़ा ही फर्क करें, इतना ज्यादा ना कर दें कि मतलब पब्लिक फिर वापस चाइनीज पे चले जाए। इतना मार्जिन रखें कि वो कीमत देने को लोग तैयार रहें। तो धीरे धीरे चाइनीज जो है वो आउट हो जाएंगे, और इंडिया चाइना का बहुत बड़ा मार्केट है। तो अगर इंडिया ने उनको असर दिखा दिया ना, तो उनको बिना लड़ाई लड़े हम हरा देंगे, कहीं ना कहीं उनको हम सबक सिखा देंगे। और हो सकता है ये इंडिया का भला कर दिए ये चीज, क्योंकि इंडिया अगर बड़ा मार्केट बन गया ना तो पूरी दुनिया के लोग इंडिया में आएंगे, क्योंकि उनको दिखेगा कि यहाँ यहाँ के यहाँ लोग लोगों मेहनती के हैं। मैसेज आ रहे हैं टिकटॉक छोड़ने के लिए, आप दुनिया को बोलिए। लोग आप सब मैसेज कर रहे हैं कि टिकटॉक छोड़ने के लिए बोलिए। हाँ, अब देखो कैसा है कि कई लोग टिकटॉक बनाने वालों को बोल रहे हैं कि तुम टिकटॉक बनाओ मत, लेकिन देखने वालों को नहीं बोल रहे कि देखो मत। तो आप देखना भी बंद करो, एग्जैक्टली है ना। एग्जैक्टली। और अल्टरनेटिव क्या आप है अपने कि ऐसे एंटरटेनमेंट के चक्कर में ऑलरेडी उनको व्यूज देते जा रहे देते जा रहे देते व्यूज जा रहे। देते जा रहे हैं, वायरल होते जा रहे हैं वहां पर वीडियो। अब क्या हम्म है कि आप समझ के चलो, जो टैलेंटेड लोग हैं ना, वो तो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, हर जगह पहचान बना ही लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है हम्म कि जैसे कई लोग बोल रहे थे कि बट टिकटॉक अगर बैन हो गया या हट गया तो कितने गरीब लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे। मेरे को तो ये हम्म समझ नहीं आ रहा कि पहले तो टिकटॉक किसी को पैसा देता नहीं है, जैसे यूट्यूब पैसा देता है, एडवर्टीजमेंट का पैसा हम्म। देता है, अगर आप वीडियो डालते हो उस पर ऐड आते हैं तो पैसे मिलते हैं, यानी मोनेटाइज हम्म। होता है वहां पे। लेकिन जी। टिकटॉक में तो ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे तो उटपटांग हरकतें इसलिए यहाँ करते हैं ज्यादातर यहाँ लोग। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक छिड़ रहे हैं, बीसीसीआई को बोलिए कि वीवो को हटाए एज अ स्पॉन्सर, तो ऐसा भी होने वाला है। मुझे लगता है कि शायद उनको नहीं, भी होना चाहिए, ये होना हमारे चाहिए। लेवल पे तो हम नहीं इनिशिएट कर सकते, क्योंकि ये नहीं कर बहुत सकते। ऊपर की लेवल की बातें हैं। तो ये उन्हें सोचना चाहिए, करेक्ट। उन्हें स्टेप लेना चाहिए कि उन्हें वीवो को आउट करना है फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप और नॉट। तो हम्म। चलिए अब आपके फेवरेट टॉपिक पे आते हैं, यूट्यूब पे, क्योंकि हमारे पास करेक्ट। ना थोड़ा लिमिटेड टाइम रह गया है, तो और ठीक टॉपिक्स है। बहुत सारे हैं डिस्कस करने के लिए। ठीक है। तो ठीक है। एक बात मैं आपसे बहुत ही क्लियर कट पूछना चाहती हूँ कि हम्म। YouTube पे जब कोई भी वीडियो बनती है, कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता है, उसमें गाली का प्रयोग, गालियों हम्म। का प्रयोग जो है, या बैड हम्म। वर्ड्स का प्रयोग जो है, मीठा बोलना या बेटी बोलना, ये हम्म। और माँ बहन की गालियां देना, ये कितना हम्म। इम्पोर्टेंट है और कितना कितना ज्यादा जरूरी है कि एक अपने यूट्यूब के वीडियो को हिट कराने के लिए आप किसी भी हद हम्म। तक की गालियां दे दे। हाँ, देखो इस चीज पर मेरी राय है ये कि गालियां जो है ना, ये दरअसल क्या है, लोगों ने एक्चुअली इसको एक्सेप्ट करना चालू किया है कि अगर रोस्टिंग कोई लिख रहा है ना कि मेरा रोस्ट वीडियो है, हम्म तो उसमें गालियां तो होना जरूरी है। और अगर उसमें हम्म गालियां नहीं है, इसका मतलब वो रोस्ट नहीं है। ये लोगों हम्म ने मानना शुरू कर दिया, एक फॉर्मूला बना लिया है कि भाई रोस्ट मतलब गाली। और हम्म सबसे बड़ी बात है, गाली एक ऐसा चीज है ना कि जो अगर मैं आपको दूंगा तो आपको बुरी हम्म। लगी, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा, और जो तीसरा आदमी सुनने वाला है ना उसको और मजा आएगा। लेकिन जी अगर जी मैंने जी। तीसरे आदमी को गाली दी ना, वो उसकी चुप जाएगी, यानी वो जल जाएगा फिर। हम्म तो गाली खुद को मिलती है ना तो जलती है, और अगर मैं सामने वाले को दे रहा हूं तो लोग मजा लेते हैं। ये है गाली का हम्म फॉर्मूला। तो गाली को लोग जस्टिफाई बहुत करते हैं कि यार गाली दे रहा है तो क्या हो गया, यार गाली दे रहा है तो क्या हो गया। अगर मैंने पलट के उसी आदमी को गाली दे दी ना जो इतना ज्ञान दे रहा है, तो वो फिर जल जाएगा।
तो ये ऑफेंडेड, क्या है, ऑफेंडेड फील करेगा। ऑफेंडेड फील करेगा कि भाई मुझे कैसे गाली दे दी। आपने ज्यादातर देखा होगा समाज में जहां भी लड़ाई होती है, आपने देखा होगा जी। मारपिटाई किस बात से होती है, मारपिटाई इसी बात से होती है ना कि गाली किसे दे रहा भाई, यही बात बोलते हैं सभी लोग। और फिर गालियां चलती हैं एक दूसरे को, मतलब गाली ऐसी चीज नहीं है, उसको देना कैसे है या कहाँ दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, वो देने वाले को सोचना चाहिए पहली बात। गाली जस्ट बोलना गलत नहीं है, गाली बोलना गलत नहीं है, क्योंकि हम फ्रेंड सर्किल में भी बोल देते हैं गालियां, लेकिन फ्रेंड हमारा जो होता है ना वो समझ जाता है कि मैंने गाली बोली है, गाली दी नहीं है। तो गाली देना और गाली बोलना, इन दोनों में फर्क है। तो जैसे कि कैरी मिनाटी है, अभी कैरी मिनाटी को लोग जो है जो बोल रहे थे कि भाई कैरी मिनाटी भी तो गाली देता है, ठीक है, तो हाँ। उसका क्या। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, देखो गाली जब उसने कई बार क्लियरिफाई किया, आप उसके वीडियो को भी देखोगे, कुछ एक जगहों पे हो सकता है उसने डायरेक्ट बंदे को बोला है, कुछ एक जगह पे जो गलत है, लेकिन उसने ज्यादातर गाली को बोला है, गाली को दिया नहीं है। अगर आप पूरे उसका कैरियर देखोगे, गाली उसने बोला है, यानी गाली का यूज किया है, लेकिन गाली उसने डायरेक्ट वन टू वन नहीं दिया कि भाई मैं इसको गाली दे रहा हूं। अब जैसे हिंदुस्तानी भाव है, हिंदुस्तानी भाव का मैसेज अच्छा है, लेकिन वो वो तो डायरेक्ट गाली मतलब देते हैं। मुझे लगता है वो गालियों का नहीं, गालियां दूंगा। हाँ, अब ये ठीक है कि वो देश के दुश्मनों को दे रहे हैं, लेकिन वो मैसेज अपना दबा रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको याद होगा बिग बॉस में जाने से पहले खुद हिंदुस्तानी भाव ने बोला था कि मैं गालियां देना बंद कर रहा हूं, मैं गाली नहीं दूंगा। मैंने उस टाइम पे उनका देखा था, जब वो जा रहे थे तब उन्होंने पब्लिक के सामने लाइव आए थे, बोला कि मैं गालियां नहीं दूंगा। तब उनको जी अपनी जी इमेज की जी। परवाह होगी, लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस से बाहर आ गए, उनको लगा कि अब पब्लिक मुझे उतना एक्सेप्ट नहीं कर रही बिना गाली दिए, क्योंकि पब्लिक भी थोड़ा सा इसमें गलत है कि पब्लिक सुनना उनको चाहती हूँ, मोटिवेट दैट्स करती है दैट्स गाली व्हाट दिए। आई वाज गेटिंग मैसेजेस कि हम्म। पब्लिक जो है वो गालियां सुनना चाहती है, उनको यही सुनने में मजा आता है। तो मुझे लगता है कि टिकटॉक में भी जो क्रिंज कंटेंट है वो देखने को मिलता है, हाँ। उनको तो व्यूज हम्म। मिल जाते हैं। यहाँ यूट्यूब पे भी गालियां सुनने को मिलती है तो वहां पे भी व्यूज मिल जाता है। तो और हाँ। जैसे बिग बॉस की भी अगर हम बात करेंगे, उसमें भी गाली गलौज चलती है तो वो भी लोग देखते हैं, उनको मजा आता है। तो हाँ। सेम चीजें एप्लीकेबल है। आई डोंट नो आप कितना अवेयर है कि यूट्यूब पे भी कुछ क्रिंज कंटेंट चल रहे हैं। बहुत यूट्यूब पे बहुत क्रिंज कंटेंट है, अगर कोई ऐसे एक्सपोज करने पे आ गए तो बहुत मिलेगा आपको, बहुत। और यूट्यूब जी की नजर उस पे नहीं है, और यूट्यूब क्या देखता है, उसकी इमेज पे जब डेंट लगता है तब वो एक्शन जी लेता है। जब जी आपको जी। याद होगा ट्रेंडिंग सेक्शन था, वहां पर अजीब अजीब वीडियो आते थे पहले, जब यूट्यूब का हम्म। इतना रोस्ट किया लोगों ने, इतना ज्यादा उसको गरियाया, तब जाकर उन्होंने वो चीज को ठीक किया। और यही चीज है, मतलब जो गालियां का सीन है ना, वो पब्लिक ने भी पैदा किया है, पब्लिक मेरे माइंड में भी भरती है। जब मैंने अपना नया चैनल बनाया तो पब्लिक मेरे को इतना, कई लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, और ज्यादातर मतलब 90% लोगों ने अच्छा बोला कि भाई मोटिवेट किया। क्योंकि मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि भाई मैं बहुत अच्छा कंटेंट दूंगा, लेकिन मैंने ट्राई मारा कि चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो पब्लिक को समझ में आया, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको लगता था कि यार इसमें गालियां तो है नहीं, अब हंसी नहीं आई हमें। तो भाई उनके हंसी के लिए मैं अपना एक तरीके से या तो गालियों का पिटारा खोल दूं, है ना, चार हम्म। चार सेकंड में कोई ना कोई गाली यूज करूं तो मेरा कंटेंट पूरा हो जाएगा। मतलब मैंने 5 सेकंड बोला, फिर एक गाली, 5 सेकंड बोला, फिर एक गाली, तो पब्लिक बोली कि मजा आ गया। क्यों, पब्लिक को मजा क्यों आ गया, उन्होंने हेडफोन डाल के रखे होते हैं, तो पब्लिक केवल एकांत में सुनती है उनको, तो उनको मजा आता है कि चलो मैंने अकेले में सुना तो मुझे मजा आ गया। वो चीज वो अपने भाई के साथ, बहन के साथ, अपने घर वालों के साथ नहीं सुन सकते। तो वो किस जी बात की कॉमेडी, देखा जाए किस बात की कॉमेडी, जिसमें आप 10 लोगों के साथ हंसी नहीं सकते, केवल अकेले आपने दांत फाड़ने हैं, तो उससे अच्छी, जी। अगर मतलब अगर उसमें क्या कॉमेडी कॉमेडी की है। बात करूं तो कपिल शर्मा की भी कॉमेडी है, सुनील ग्रोवर की भी कॉमेडी है, जाकिर हाँ। खान की भी कॉमेडी है। तो इन सब की हम्म। कॉमेडी में तो गालियां होती नहीं है, देर इज नो बिल्कुल, वो गाली। भी हंसा रहे हैं। हम्म। हाँ, वो भी हंसा वो पा रहे हैं हंसा लोगों रहे हैं को। तो व्हाई डोंट यू चूज दैट। तो ये हमारी पब्लिक को समझना पड़ेगा कि उनको सुधरने की जरूरत है। तभी हम्म। जो लोग ऐसे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, जो गालियां दे रहे हैं या जो क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, वो तभी सुधरेंगे जब उन्हें पब्लिक बायकॉट कर देगी, ऐसे वीडियोस नहीं हम्म। देगी, यूज हम्म। हाँ, नहीं कि थोड़ा ये सा कब ब्रेक हुआ है। तक हो अब पाता मैं है। आपको चीज बताता हूँ, एक चीज बताता हूँ, लाइक जैसे बेटी और मीठा शब्द की बहुत कंट्रोवर्सी हुई हाँ थी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको मुझे लगा कि कुछ लोगों ने हाईजैक किया मुद्दे को। हम्म। ठीक है, गालियां जो कैरी मिनाटी ने दी होंगी, या हिंदुस्तानी भाव गाली देते हैं, मैं मानता हूं, और उसको उनको समझने की जरूरत है, मेच्योरिटी लाने की जरूरत है कि हमको गालियां कैसे देनी है। और जहां तक कैरी मिनाटी की बात है या हिंदुस्तानी भाव, दोनों में फर्क है।
हिंदुस्तानी भाव का कंटेस्ट अलग है, वो कॉमेडी नहीं करते, वो मैसेज देते हैं, मैसेज में गालियां देते हैं, बस इतना फर्क है। लेकिन कैरी मिनाटी का कैसा है, वो एक कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर है, वो कॉमेडी को क्रिएट करने के लिए देता है। आपने देखा होगा कि ये जो सारी लड़ाई हुई उसके बाद वो ना कभी लाइव आके बोला कि भाई उसको गाली दो जा करके, मेरे खिलाफ यूट्यूब ने ये कर दिया, जाओ उसको गालियां दो, या ऐसा करो वैसा करो। वो बंदा शुरुआत से, नहीं किया जब से उन्होंने। उसका कैरियर शुरू हुआ है, वो वही कंटेंट बना रहा है, उसी टाइप में बना रहा है, और उसमें पंचेस ऐड कर रहा है, लॉजिक ऐड कर रहा है, और गालियां किसी को डायरेक्ट नहीं दे रहा है। लेकिन लोगों ने क्या किया, वो पॉपुलर है, उसके व्यूज ज्यादा हैं, तो लोगों ने डायरेक्ट उसको कॉन्टेक्ट किया, मतलब उसको एक तरीके से टारगेट किया। लेकिन उससे सीख करके कुछ लोग हैं जिनके अकल में उतना ज्यादा नहीं है कि ये रोस्टिंग जो कर रहा है इसका क्या मकसद है, लोगों ने अपने चैनल बनाए रोस्टिंग वाले, और दे गालियां, मतलब उनको लगा कि यही रोस्टिंग है, तो जी, उनको पब्लिक रोस्टिंग और वाले मोटिवेट करती टॉपिक है, पे भाई भी मैं मजा आ आ गया। रही हूँ कि रोस्टिंग के टॉपिक हम्म। ने किसी को भी नहीं छोड़ा, इवन फीमेल्स को भी नहीं हम्म। छोड़ा है। अब हम्म। होता क्या है कि मेल टू मेल गाली गलौज चल जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल, मैं यहाँ पे नाम हम्म। लेना चाहूंगी। लक्ष्य चौधरी ने और एल्विश यादव ने वीडियो बनाए थे हम्म। कपिला के ऊपर, हम्म। आई दीवा हम्म। कपिला के ऊपर। तो हाँ। मुझे लगता है कि जब उनके फॉलोअर्स ऐसा उनका रोस्ट देखते हैं, तब वो ना हम्म। एक फीमेल के भी साथ गाली गलौज पे उतर आते हैं और उनको गंदे गंदे हम्म। कमेंट्स लिखते हैं, उनको बोलते हैं तुम हाँ। ऐसी हो, तुम वैसी हो। इवन यहाँ तक भी उनको स्लट और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, विच इज हम्म। कैन नॉट बी टेकन। आई मीन, नॉट ये राइट। टॉलरेट नहीं कर सकता है कोई भी इंसान, एक फीमेल तो हम्म। नहीं टॉलरेट कर सकती है। तो इस हम्म। मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है यहाँ पर ना जो प्रेजेंटर है, देखो पब्लिक जी का तो ऐसा हो गया है कि पब्लिक पे कंट्रोल किसी का नहीं है, मतलब जी ऐसा हो गया है कि लेकिन कंट्रोल धीरे धीरे आ सकता है, धीरे धीरे, ऐसे सडनली नहीं आएगा, क्योंकि 4-5 साल से जो चल रहा था रोस्टिंग वाला माहौल, उसमें कई लोग मिसगाइडेड थे। मतलब मान लो क्रिएटर का मकसद कुछ और है, क्रिएटर चाहता है कि मैं कॉमेडी पैदा कर रहा हूँ, पब्लिक को हंसा रहा हूँ, पब्लिक कुछ और सीख के जा रही है। अब हर आदमी को तो बंदा सिखा नहीं सकता ना वन बाय वन कि मेरा मकसद जी ये नहीं था, मैंने मीठा जो बोला है उसका मतलब गे से नहीं है, या मैंने बेटी बोला है तो उसका मतलब गे से नहीं है, वो समझाने तो जाएगा नहीं। लेकिन उसके व्यूज जब अगर ज्यादा हो गए, जैसे कि 20 मिलियन हो गए, 30 मिलियन हो गए, अब 30 मिलियन लोगों का माइंड अलग अलग, एक ही घर में 4-4 लोगों के माइंड अलग अलग होते हैं, हर बंदे का रिएक्शन, हर बंदे का समझने का तरीका अलग, फिर वो रिएक्ट भी अलग अलग जाके करता है। उसको लगता है कैरी भाई ने अगर ये बात बोली है तो मतलब अब हमें जा करके वो आमिर सिद्दीकी के प्रोफाइल में जा करके उसकी ऐसी तैसी करनी है। वो अपने आप में ट्रिगर हो रहा है, मतलब उसको कैरी मिनाटी नहीं बोल रहा है, लेकिन वो अपने आप में ट्रिगर हो रहा है कि ये आंदोलन है मेरा और मुझे जाके इसकी ऐसी तैसी मुझे करनी है। लगता है ये पब्लिक ये में प्रॉब्लम एक है। रेज पैदा कर देती है, जो भी फैंस एंड हाँ। फॉलोअर्स है एक पर्टिकुलर इंसान के, ये उसके अंदर हम्म। रेज पैदा कर देती है। वो जो जिसके खिलाफ ये चीजें बोली जा रही हैं, जिसके लिए ये चीजें बोली जा रही है, वो अपना अग्रेशन उन हम्म। पे जाके निकाल देते हैं, गाली के तौर पे या धमकी के तौर पे। धमकियां भी दी जाती है कि हम्म। तेरे को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, विच इज नॉट हम्म। राइट इन लॉन्ग रन। इट इज आपका वीडियो मुझे लगता है इसके लिए हैंग पता हुआ क्या, है। एक और चीज हैंग हो गया। मुझे लगता हाँ है एक चीज इसके लिए ये है, अभी ठीक है। हाँ हाँ, इट्स फाइन ना। हाँ, मुझे ये लगता है कि अगर जिस दिन सोशल मीडिया पे आपके आइडेंटिटी प्रूफ के साथ आप अपना अकाउंट बनाओगे, या ट्रेसेबल होगे ना जिस दिन, उस दिन आप ये सोच पाओगे कि मैं गाली दे रहा हूं तो मुझे कोई ढूंढ नहीं पाएगा। हम्म। अभी शायद ब्रेक हुआ है, अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है, ठीक है, ठीक चल रहा है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जब जिस दिन ऐसा लगेगा ना कि जो कमेंट लिखने वाला है ना वो इस मानसिकता से लिखता है कि मुझे तो कोई देखने वाला है नहीं, यानी मेरा पीछा कोई करने वाला है नहीं, और मैं अंधेरे में तीर मारूंगा, गालियां दे के मजे लूंगा। अगर जिस दिन वो ट्रेसेबल हो जाएगा ना हर बार, यानी उसको डर रहेगा कि भाई अगर मैं कहीं कमेंट भी लिखता हूं तो ये मेरी पर्सनालिटी जा रही है और लोग मुझे ढूंढ हम्म के मेरे घर तक भी आ सकते हैं, उस दिन वो सोचेगा कि हम्म हाँ मैं जो कमेंट कर रहा हूँ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कर रहा हूँ। देखो क्रिएटर तो सबके सामने हम्म आ रहा है, उसकी आइडेंटिटी सबको पता है। मान लो मैं हूं, मैं कल के दिन मोदी साहब को गाली दे दूं, ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं हम्म। यहाँ पर क्रिएटर हूँ, मुझे ढूंढ के लोग मेरे घर तक भी आ सकते हैं और मुझे टारगेट भी कर सकते हैं, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। उस दिन मैं सोच समझ के बोलूंगा। आपने देखा होगा राउंड टू हेल ने वीडियो बनाया, राउंड टू जी हेल का जी वीडियो जी। एक दिन में ही डिलीट हो गया। वो डिलीट मतलब डिलीट हो उन्होंने गया? खुद किया। उन्होंने तो वो प्राइवेट कर दिया था, उन्होंने वो नहीं, डिलीट वीडियो हो गया मैं मतलब देख भी उन्होंने नहीं खुद से पाई। डिलीट कर दिया, खुद से डिलीट कर दिया उन्होंने। बट क्यों और अगले उसके दिन जब उस पे कुछ वो इशू हुए थे? मुझे तो
ये पता नहीं चला कि अगर उस वीडियो पे भी कोई इशू हुए हैं, क्योंकि मैं वीडियो देख ही नहीं पाई, वो देखने से पहले ही उन्होंने उसको प्राइवेट कर दिया। हाँ, तो अब देखो, जब उन्होंने बनाया होगा वीडियो, उन्होंने बहुत सारी चीजें उसमें सोची होंगी ऐसा वैसा, तो जब प्रेजेंट किया उनको भी नहीं पता था कि इसका रिएक्शन क्या आएगा। जब उन्होंने बना दिया तब उसके बाद सामने लोग आए, बीजेपी के लीडर आए, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी और उनको धमकाया भी होगा, क्योंकि उनका वीडियो अगर आप देखोगे जो बाद में उन्होंने डाला था कि क्यों हटाई को एक्सप्लेन किया था, उसमें वो डरे सहमे दिख रहे थे कि मतलब उनको डराया गया, ऐसा लग रहा था कि उनको धमका के कि भाई तुम्हें ऐसी तैसी कर देंगे, तुम ज्यादा मत उड़ो, कुछ ना कुछ बोला होगा। अब वो बच्चे हैं, एक तरीके से जी। यंग जनरेशन के लोग हैं, उन्होंने अपना कैरियर आगे देखना है। ये यूट्यूब ने तो कुछ नहीं करना, पब्लिक सब्सक्राइबर आ जाके बोल के कमेंट करके चली जाएगी, लेकिन उनका कैरियर खराब हो जाएगा, उनको लोग मतलब जीने नहीं देंगे एक तरीके से, है ना। तो पब्लिक तो बोलेगी हम तुम्हारे सपोर्ट में, हम तुम्हारे सपोर्ट में, लेकिन एक्चुअल में सपोर्ट में कोई नहीं आता किसी के, लोग कमेंट करके भग जाते हैं एक तरीके से। तो इसीलिए उन्होंने मेच्योरिटी दिखाई, उन्होंने वीडियो को प्राइवेट कर दिया कि भाई क्यों पंगे लेने हैं, क्योंकि ये लोग अब हमारे को ट्रेस करेंगे बाद में, तो हमारा काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो यही बात है, जिस दिन जो कमेंट करने वाला है ना, उसको ट्रेसेबल होने का खतरा रहेगा ना, कि मुझ तक भी कोई पहुंच सकता है, घर से उठवा लिया जाएगा, उस दिन वो कमेंट करने से भी 10 बार सोचेगा कि मैं फालतू कमेंट ना करूं। तो इसलिए लोग अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, कहीं भी जाकर किसी को भी गाली दे रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार हमें कौन कुछ बोलने वाला है। तो इसका तो यही है, या तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ऐसी गाइडलाइन बनाए कि हर बंदा जो कमेंट, जो कोई भी अकाउंट बनाता है, चाहे वो सोशल मीडिया फिल्टर पे, हो जाना उसका कोई ना चाहिए, कोई जो ट्रेसेबल होना चाहिए। कमेंट्स और लाइक्स आ रहे हैं वो फिल्टर होने चाहिए। यू मीन दिस कि वो हाँ, फिल्टर फिल्टर होने होने चाहिए, चाहिए, और जो भी उसपे कर रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से होनी चाहिए। होनी चाहिए, जिससे वो आराम से पकड़ में आ सके। अगर मान लो मुझे किसी के खिलाफ केस दर्ज कराना है, मैं ऑफेंड हो गया हूँ, कुछ भी है, तो मैं उस बंदे को टारगेट कर पाऊं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल। अंधा तीर चल रहा है, इसलिए लोग कमेंट करने में डरते नहीं है। लोग सोचते हैं हम जी। तो, हमें कोई देख नहीं पाएगा। तो ये जी। सीन है, अब ज्यादातर गालियों का ये डायरेक्टली सीन देखा हम है मैंने। 5 मिनट 2 मिनट का टाइम देते हैं हमारी पब्लिक को कि वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो वो यहाँ पे क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और मैं लास्ट के 2 हाँ, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी। थोड़ी देर का टाइम दे दे हाँ, रहे हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं पब्लिक को, जो भी हमारे हम्म, व्यूअर्स हैं, कि वो यहाँ पे अपने जो हम्म, भी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहें वो टाइप करें। तो तब तक हम्म, मैं आपसे ये पूछती हूँ कि हम्म। आपके 5 फेवरेट यूट्यूबर्स। 5 फेवरेट, ओके। हाँ। देखो, पहले नंबर पे मेरे फ्लाइंग बीस्ट है, ओके। ठीक है, क्योंकि हाँ। उनसे मैं इंस्पायर इसलिए होता हूँ, उनकी लाइफ जर्नी जो भी है वो मुझे काफी इंस्पायर करती है। एक तो पायलट के साथ जी। साथ इतना सारा कुछ मैनेज करना, उन्हीं की वजह से मैं खुद के काम को भी देखता हूँ, जॉब के साथ साथ यूट्यूब करता हूँ, तो उनसे इंस्पायर होता और हूँ। एक वो हो गए। इनफैक्ट अभी रिसेंट टाइम में उनको शायद अपना जॉब लॉस भी हुआ है एयर एशिया की तरफ से, हाँ, उन्होंने एयर एशिया के खिलाफ बहुत आवाज, कुछ बोला है। सो तो वो फ्लाइंग मुझे बीस्ट हो बहुत गए। अच्छा लगा। सेकंड नंबर पर कैरी सेकंड। मिनाटी। कैरी कैरी मिनाटी, मिनाटी, ओके। हाँ, सो क्योंकि वो यहाँ पे बहुत कम कैरी उम्र। मिनाटी जो कि नंबर 1 यूट्यूबर है, उनको नंबर सेकंड पे रखा है नहीं लिस्ट नहीं, में। सो फ्लाइंग बीस्ट नहीं और वो कैरी नहीं है, मिनाटी। मतलब मैं नंबर वन ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नंबर वन नंबर टू, आपने 5 लोग बोले तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब जी, आई एम जस्ट जो मैं किडिंग, आई 5, एम हाँ, जस्ट पुटिंग सम ह्यूमर क्योंकि हियर। नंबर वन वो व्यूअर्स से हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं अपनी पर्सनल लाइफ से उनको अगर रिलेट करूं तो मुझे इंस्पायर जो करते हैं ना, ओके। इंस्पायर, वो ज्यादा फ्लाइंग बिस्ट करते हैं। उनकी लाइफ से मैं सीखता हूँ, सीखने की बात कर रहा हूं मैं। और कैरी मिनाटी ये है कि बहुत कम उम्र में और इतनी मेच्योरिटी, मैं आपको बताऊं, देखो उन्होंने भले रोस्टिंग कल्चर किया है और जो बाहर चलता था अमेरिका में, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, लेकिन मैं उस बंदे का फील कर सकता हूँ, वो बंदा पर्सनल हेट को कभी भी उसने प्रमोट नहीं किया है, ना उसने कभी फैलाया। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पंगे होते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर, ये उसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, लेकिन वो बंदा बस इतना है कि जो गालियां सुनने में लोगों को मजा आता है ना, उसको नमक की तरह डालता है, खाने में नमक की तरह डालता है, लेकिन खाने में नमक ज्यादा हो जाए ना तो वो फिर खाना खाने लायक नहीं होता। तो वो एग्जैक्टली। कैरी मिनाटी को पता है उस चीज का, तो इसलिए मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं कि वो बंदा कम उम्र में अपने आप को साबित कर रहा है। सेकंड नंबर हो नंबर गया। 3। अभी तीसरे नंबर नंबर पे, 3। माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल है, जिनको देख करके मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। ओ वाह, मतलब आपके एक्चुअली लिए वो वो एक इंस्पिरेशन थे स्टार्ट करने के लिए। इंस्पिरेशन थे, हाँ, मतलब स्टार्टिंग में जो मैं यूट्यूब के बारे में जान पाया हूँ वो उन्हीं की वजह से जान पाया हूँ, कि यूट्यूब में कैसे होता है, क्या होता है, वीडियो अपलोड कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैंने उनके वीडियोस बहुत देखे। तो उन्होंने मुझे हमेशा हम्म। इंस्पायर किया कि मैं कुछ कर पाया यूट्यूब में। चौथे नंबर पे मैं रखना चाहूंगा भुवन बाम, क्योंकि भुवन 4 नंबर बाम पे भुवन बाम, ओके। हाँ, बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्रिएटिव है, बहुत ज्यादा मेच्योर है उनकी सोच, तो मुझे बहुत पसंद आते हैं, इंस्पायरिंग लगते हैं।
भले ही उनका कंटेंट अभी मुझे लगता है उनको चेंज करना चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने चैनल के उसके साथ, क्योंकि वो सिमिलर काइंड ऑफ चीज कर रहे हैं, जैसे पांच पांच कैरेक्टर प्ले करना, वो बहुत सिमिलर होता जा रहा है। मतलब अगर उनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर एक्टिंग का टैलेंट है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं अपने कैरेक्टर के साथ ही, बहुत कुछ कर सकते हैं। बाकी पांचवें नंबर पे अमित भड़ाना है। अमित भड़ाना कह सकते हो आप, क्योंकि अमित भड़ाना ने जो, मैंने उनको देखा है, मैंने ज्यादा फॉलो शुरुआत में नहीं किया था उनको, बाद में करना शुरू किया। लेकिन उनकी एक पॉजिटिविटी मुझे पसंद आई, क्योंकि वो बंदे उन्होंने जितना भी इतना शॉर्ट टर्म में इतनी ग्रोथ करी है, सबसे बड़ी बात है कि वो उन्होंने अपने आप को गलत इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं की। भले ही उनका देर में टाइम लगा, लेकिन उन्होंने कोशिश की, अपने कंटेंट के ऊपर काम किया। और बहुत सारे लोग मैंने ये देखा कि उनको डाउनग्रेड करते रहते हैं कि भाई ये बंदा तो गालियां नहीं देता, ये बंदा तो गंवार है, गांव का है, ऐसा वैसा। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई साहब, हमारे देश के जो गांव में जो लोग रहते हैं ना, वो एक्चुअल में प्रतिभा को सही पहचानते हैं। शहरों में तो क्या होता है, लोग शोशेबाजी देख करके खुश हो जाते हैं, कपड़े ये वो। अगर मैं जी जी ज्यादा जी। हाई फाई टाइप रहता हूं तो मुझे ज्यादा इंप्रेस होके देखेंगे, लेकिन गांव में लोग फीलिंग को टच करते हैं, यानी अगर आपकी फीलिंग टच करती है आपके साथ तो उससे बात करते हैं। शोशेबाजी में उनको लेना देना होता नहीं है। एक्चुअल जो गांव का बंदा होगा ना, वो रिलेट कर पाएगा मेरी बात से। तो ये हम्म। है। तो मुझे पांच लोग तो जो आपने ये बोले, आपके ये पांच लगते हैं। फेवरेट हैं यूट्यूबर्स, जिससे आप करेक्ट। इंस्पायर भी होते हैं, जिनसे आपको सीखने को भी मिलता है, और हाँ जिनके टॉपिक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, तो उनके बैकग्राउंड से हाँ, भी। वैसे तो बहुत और बहुत लोग हैं, लेकिन पांच लोग जो मेरे माइंड में अभी आए हैं, जो मैं ज्यादा देखता हूँ, अच्छे लगते हैं मुझे। हाँ, जी जी जी। और आपके लिए अब एक सवाल ये है कि अगले 1 साल में दिनेश हम्म। टॉक्स को आप कहाँ देखते हैं? एक साल में, एक्चुअली एक साल का जो पीरियड है, उसमें मैं नंबर की रेस में नहीं जाना चाहता कि लाइक कोई मुझे बोले कि तुम्हारे इतने मिलियन हो जाएं, या ये हो जाए, या व्यूअर्स इतने बढ़ जाएं, या तुम नंबर वन हो जाओ। क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। अगर आप देखोगे ना, किसी की भी जर्नी देखो, परमानेंट नहीं है। 10 मिलियन पहले बीबी की मैंने पार किए, फिर उसके बाद अमित भड़ाना 20 मिलियन पार कर गए, जो जी 30 मिलियन जी है वो कैरी मिनाटी पार कर गए, है ना। करेंगे, मतलब जी। अभी किया नहीं, लेकिन ये सब नंबर का गेम ऐसा है ना, ये डाउनग्रेड करता है आपको कि ये हासिल नहीं किया, वो हासिल नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी वॉइस की जो पावर है ना, वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए किसी भी तरीके से। और मैं जो चीज कह रहा हूं लोगों को, उसका लाइफ में मैं कुछ बदलाव ला पाऊं। क्योंकि अभी मेरी ऑडियंस जो चल रही है ना, मैं चाहता हूं कि मैं धीरे धीरे, अभी तो नहीं, लेकिन कुछ सोशल कॉज पर हम कुछ एक्शन लेंगे। मैं जी ऐसे जल्दबाजी में फैसला लेके नहीं करना चाहता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोशल चेंज के लिए कुछ ना कुछ एक्शन पब्लिक को देना चाहता हूं, जिससे एक बदलाव आएगा। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे भी करूंगा। अभी लॉकडाउन था, बहुत सारी चीजें, जैसे जी। मुझे कई लोगों ने कहा था कि आपने पेड़ तो लगाने अपना का है। एक और चैनल भी शुरू किया है, उस चैनल के बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, वो उसके चैनल बारे में एक्चुअली बात ही मुझे, नहीं की हमने, तो उसके बारे में भी बताइए प्लीज। वो चैनल एक्चुअली क्या था कि मैंने जब ये यूट्यूबर से टिकटॉक था, तो मैंने कुछ रोस्ट किए थे, एक दो रोस्ट किए थे। जी तो कुछ लोगों जी। ने कहा कि आप रोस्टिंग और न्यूज को मर्ज मत कीजिए, मिलाइए मत, अलग से उसको कीजिए। तो मैंने लोगों से पूछा भी था, तो कुछ लोगों ने ज्यादातर ये कहा कि आप अलग से चैनल बनाओ, क्योंकि न्यूज और रोस्ट अलग अलग एक तरीके से टॉपिक है, तो कवर अलग अलग हो जाएगा। फिर मैंने एक नया चैनल बनाया, उसका नाम मैंने पहले दिनेश टॉक्स कॉमेडी रखा। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं हमेशा कॉमेडी करूंगा, और कॉमेडी नाम सुन करके लोगों को लगेगा यहाँ पे तो कॉमेडी होनी ही चाहिए, वो मेरे जी माइंड में फिर वो हो जाएगा कि मैं हमेशा कॉमेडी के सोच करके वीडियो लाऊं। लेकिन मैंने उसका नाम अभी दिनेश टॉक 360 कर दिया है, जिससे मैं कुछ भी टॉपिक, अगर सोशल टॉपिक है उसके ऊपर बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो कॉमेडी हो, हर बार हंसना जरूरी नहीं है ना, कि मतलब हंसाने के लिए मैं कुछ डांस वांस करने लग जाऊं, वो जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं कुछ दिल की बात, चाहे वो थोड़ा फनी अंदाज में कह लूं, या मैं सीरियस अंदाज में कह दूं, या मैं कभी कभी गुस्से में कह दूं, वट एवर, मेरा चैनल वो अलग से रहेगा, जहां मैं दिल की बात ब्लंटली कह सकता हूँ, खुलेआम कह सकता हूँ। ऐसा जी सोच के मैंने वो सेकंड चैनल बनाया। तो फिलहाल जी। अभी आगे उसमें बहुत सारी चीजें मैं करूंगा। हो सकता है, मैंने सोचा है, लेकिन अभी पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। शॉर्ट फिल्म कुछ वगैरह हम शूट कर सकते हैं, जिसमें मुझे टीम लगेगी। वो आगे फ्यूचर में डिसाइड करेंगे, अगर मेरे पास अच्छी कोई टीम आती है तो। बस फिलहाल तो जी। यही सोचा है कि, चलिए अब फटाफट से दो क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चन पूछे हैं, तो दो क्वेश्चन जो मैंने चूज किया उसमें से एक वेद जी चौहान है,
वो पूछ रहे हैं कि जी। सेंसर बोर्ड के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, जो कि वेब सीरीज में गालियां अलाउ कर देते हैं और हमारे को देखने को मिलती है वो। करेक्ट। तो उसमें क्या है कि सेंसर बोर्ड जो है ना, आपने देखा होगा, वो कई तरीके से फैसले सही नहीं लेता है। बहुत बार हम्म। बायस्ड फैसले लेता है, क्योंकि सेंसर बोर्ड में भी जो लोग बैठे हैं वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस लोग होते हैं। यानी वो कहीं या तो हम्म। बॉलीवुड से आए होंगे, या फिर वो जी। सरकार के अपने नेक्सस के थ्रू चलते हैं। मतलब जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं वो कहीं ना कहीं सरकार में, राजनीतिक पार्टियों में भी उनके संबंध रहते हैं, और वो पावर कहीं ना कहीं सेंसर बोर्ड में भी चलती है। उसका नतीजा जी। होता है कि वो प्योर जो साइन करते हैं ना सेंसर बोर्ड, वो उस बेसिस पे नहीं होता कि उन्होंने कंटेंट देख लिया है और समझ लिया है। वो इस बेसिस पे होते जी। हैं कि इनके साथ इनकी पावर कितनी है और अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और कुछ कुछ लोगों की वो बिना किसी वजह के फिल्म में रोक भी देते हैं। तो ये एक तरीके से हम्म। कंप्लीट पॉलिटिक्स लगती है मुझे। वो बहुत जेन्युइन नहीं है सेंसर बोर्ड। जी। जी। ये मुझे लगता है। और दूसरा क्वेश्चन हिम ब्लॉग से आ रहा है, वो बार बार ये क्वेश्चन लिख के भेज रहे हैं कि एक जी। ब्लॉग चैनल के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ब्लॉग चैनल के लिए मैं तो कहूंगा, देखो, शुरुआत में खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप के पास मोबाइल है और आप अपना हेडफोन भी, जो क्योंकि दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी वीडियो में। एक तो विजुअल आपका थोड़ा ठीक ठाक दिख जाए, मतलब आपका जो सीन आप दिखा रहे हो वो दिख जाए, बहुत हाई क्वालिटी ना हो। लेकिन दूसरा, आपकी साउंड, जो साउंड है ना हम्म। आपकी, वो होनी चाहिए। तो साउंड के लिए आपको नया माइक खरीदने की जरूरत नहीं है। आप अपना हेडफोन भी यूज कर सकते हैं। हेडफोन का जो माइक होता है उससे भी चल जाएगा काम। तो आपका हेडफोन, तो आपका फोन, और दोनों की साथ मिला करके आपका कॉन्फिडेंस, आप कैसे प्रेजेंट करते हो, आपके माइंड का आइडिया कैसे दिखा रहे हो। हाई फाई एडिटिंग नहीं भी है, लेकिन आप जो चीज दिखाओगे वो कितना इम्पैक्टफुल है, आपकी बातें कितनी इम्पैक्टफुल है, उस पर डिपेंड करेगा। तो मुझे लगता है ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है शुरुआत में। बहुत लोग सोचते हैं सीधा कैमरा ले लूं बड़े वाला। मत करो वो काम। नॉर्मल करो, लेकिन अपने इम्पैक्ट पे काम करो कि आपका वीडियो कितना इम्पैक्टफुल है। उस पे ज्यादा ध्यान होना चाहिए, मुझे ये लगता है। जी, इस आंसर से आपके बहुत सारे इंस्पायरिंग यूट्यूबर्स को, व्लॉग बनाने वालों को ये आइडिया लग गया होगा कि उन्हें क्या क्या करना है। तो प्लीज आप सभी से हम्म। रिक्वेस्ट है कि अपनी जेब से ज्यादा पैसे ना लगाएं। आपके पास जो हम्म। इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम दैट, और जैसे जैसे आपको पॉपुलैरिटी मिलती जाती है, आपका व्लॉग चैनल चलता जाता है, उसके बाद आप उस तरीके के इक्विपमेंट्स ले सकते हैं। मैं तो ये भी देखा है कि बहुत सारी कंपनीज जो है वो इक्विपमेंट्स स्पॉन्सर करके देती हैं। तो इफ यू आर लकी एनफ, देन यू माइट गेट ऑल दोज इक्विपमेंट्स, जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्जेक्ट्स चाहिए शूट करने के लिए, वो आपको प्रोवाइड कर हम्म। दिए जाएंगे। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। और मैं सभी ऑडियंस को ये बोलना चाहूंगी कि दिनेश अंडरस्कोर टॉक्स चैनल है यूट्यूब पे, तो उसे जरूर फॉलो करें। और दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच पिया, आपने मुझे इनवाइट किया अपने इंस्टाग्राम पेज पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरेक्ट करके आपसे। बहुत सारे कमेंट में नहीं पढ़ पाया, लेकिन आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने मुझे जब कांटेक्ट किया था, तो तभी मैंने एक्चुअली डीएम में बहुत सारे मैसेज पढ़े होते। मैंने अपने व्यूअर्स को भी बताया था कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मुझे आदत नहीं है, सही बताऊं तो। यहाँ पहले पे मेरे डीएम तरुण बहुत कम आते तरुण थे। का भी मैसेज बार बार आ रहा है, T7, आई थिंक हाँ, तरुण ऑफिशियल हाँ, हाँ, 07। थैंक हाँ। यू पिया, थैंक्स टू पिया फॉर टॉकिंग एन इंटरव्यू विद दिनेश भैया। सो थैंक यू तरुण, तुम्हारा नंबर भी जरूर थैंक यू। आएगा। हाँ, थैंक यू तरुण। तो यही है कि मतलब आपसे जो इंटरेक्शन हुआ उस टाइम पर, तो मुझे लगा कि चलो हमारे पास एक अच्छा है कि हम आपके साथ भी जुड़ सकेंगे, कुछ बातें कर पाएंगे। और जी। बहुत बढ़िया सेशन रहा। आपने जितने क्वेश्चन पूछे, बहुत टू द पॉइंट पूछे, जो लगा कि बहुत सारी बातें निकल पाई हैं उससे। बहुत सारी चीजें जो मैं बोलना चाहता था आपने खुद ही पूछ लिया। अच्छा लगा। जी। जी। तो मैं हमारे सभी ऑडियंस को बता दूं कि मेरा भी छोटा सा यूट्यूब चैनल है, पिया शर्मा के नाम से। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं और मुझे हम्म। फॉलो कर सकते हैं। वैसे तो मेरा यूट्यूबिंग का भी काम नहीं है, बट आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट समथिंग। लेट्स सी हाउ इट हम्म। गोज। पहले तो अभी मैं हमारे जितने भी फेमस यूट्यूबर है, इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट संडे को, मैं ये वीकली हाँ। रखूंगी और नेक्स्ट संडे को मैं हिंदुस्तानी भाव को लेके आऊं। तो प्लीज मुझे आप सब डीएम कीजिए कि नेक्स्ट संडे को आप में से कितने लोग हिंदुस्तानी भाव को मेरे यहाँ, मेरे साथ यहाँ पे इंस्टाग्राम पे लाइव देखना चाहते हैं। तो आप सबका मैसेज जो है मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू सो मच दिनेश जी फॉर टेकिंग आउट टाइम थैंक यू। एंड मेक इट टू दिस प्लेटफॉर्म। और
बस आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस तरीके से तरक्की करते जा रहे हैं उसकी डबल ट्रिपल 1000 टाइम्स तरक्की करें। आपके यूट्यूब चैनल को मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, मैं हर एक वीडियो देखती हूँ। मुझे इंटीमेशन आ जाता है क्योंकि मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, तो मुझे इंटीमेशन आ जाता है कि दिनेश_टॉक्स का न्यू वीडियो आया है, तो मैं वो देखती जरूर हूँ। और जल्दी ही आपसे मुलाकात भी होगी। और श्योर ऐसे ही सेशन लीजिए, अच्छे अच्छे वीडियोस बनाइए, हमें एंटरटेन कीजिए, इन्फॉर्मेशन दीजिए। श्योर श्योर भैया, थैंक यू वेरी मच। और सभी लोगों को थैंक यू जो सो लोग मच। ज्वाइन किए थे आज, उनसे हम बात नहीं कर पाए डायरेक्टली, लेकिन सॉरी कहूंगा कि जितने लोग भी मैसेज कर रहे थे, नहीं हम डायरेक्ट ले पाए क्योंकि बातचीत डायरेक्ट हो रही थी। नहीं तो हमारी जो डिस्कशन है वो डिरेल हो जाती है। लेकिन आप सभी आए, थैंक यू वेरी मच। प्यार सपोर्ट देते हो, ये भी बहुत अच्छा अमेजिंग बात है कि आप अपना टाइम हमारे पास खर्च करते हो, वो बहुत अमेजिंग बात है। तो लव यू सपोर्ट सभी को। और आप को पिया, थैंक यू वेरी मच। आपका भी जो स्टार्ट आपने किया है ये ज्वाइन सेशन वाला, ये बहुत अमेजिंग आइडिया है। और हम कोशिश करेंगे, देखेंगे आपको कि आगे और बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर, बहुत सारी पर्सनालिटीज को आप लेकर आएंगे, बहुत सारी बातें निकलेंगी जी उसमें। बिल्कुल तो थैंक्स बिल्कुल, लॉट। ये एक मेरी थैंक छोटी यू। सी कोशिश है टी पॉइंट में यूट्यूब के जो प्लेटफॉर्म से जो यूट्यूबर्स हैं उनको लेके आना। हमारे जो लोग हैं इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, उनको भी जानना ये जरूरी है। तो चलिए मुलाकात करते हैं जल्दी किसी ना किसी और पर्सनालिटी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, श्योर। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय। So guys, this was the live session with Dinesh_talks। और आप सभी को बता दूं, if you want to follow me on YouTube तो आपको सब्सक्राइब करना है पिया शर्मा। और इसके साथ साथ ही जो YouTube पे यूट्यूबर्स को फॉलो करना चाहते हैं उनमें से एक बहुत ही खास और मेरे दिल के करीब हैं दिनेश टॉक्स, तो आप दिनेश टॉक्स को भी जरूर फॉलो करें। और इसके अलावा मैं आप सभी का लव एंड सपोर्ट चाहती हूँ फॉर दिस कि नेक्स्ट वीक आप में से कितने लोग जो हैं हिंदुस्तानी भाव को मेरे साथ लाइव देखना चाहेंगे, देन आई विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट हिम टू बी लाइव विद मी हेयर ऑन इंस्टाग्राम। तो आप सभी के सामने वो जल्दी से जल्दी लाना चाहूंगी। एंड ऑल आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। तो मुझे फटाफट से डीएम कीजिए और बताइए कि आप मुझे हिंदुस्तानी भाव के साथ लाइव नेक्स्ट संडे देखना चाहते हैं या किसी और यूट्यूबर के साथ देखना चाहते हैं, then let me know. Thank you so much everyone for watching me here live on Instagram. See you next week on Sunday, same time, 7 p.m. with another YouTuber. Thank you.